नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हर दिन तेज रफ्तार के कहर से न जाने कितने लोगों की मौत की खबर सुनने को मिलती है। अभी हाल ही में बल्लभगढ़ में ही सोना पुल के नजदीक एक 9 साल के मासूम को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद फिर से ऐसा ही एक नज़ारा दिखाई दिया, जहां एक व्यक्ति सड़क किनारे पैदल चल रहा था कि अचानक से पीछे से तेज गति से आ रहे एक डंपर ने सड़क किनारे चल रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मामला बल्लभगढ़ के मलेना रोड का है, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने व्यक्ति को कुचल दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया है। मरने वाले व्यक्ति का नाम पप्पू बताया गया है। ये आदर्श नगर का रहने वाला था। इसकी उम्र करीब 45 साल थी और पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में ले लिया है और जल्द ही आरोपी की तलाश कर रही है और शायद जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। भैया जी गाड़ी से उतरे थे और पीछे से एक तेज स्पीड पे डंपर वाला आया है और उसने टक्कर मारी है और भाई की ऑन द स्पॉट ही यानी कि डेथ हो गई है। क्या नाम है? भाई का नाम पप्पू है और ये आदर्श नगर रहते हैं यहीं पर। हाँ जी, गली नंबर 3 में। ये जी छोटा हाथी चलाते हैं। छोटा हाथी। कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र इनकी होगी कोई 45 के करीब जी, 45-50 है। तो तेज रफ्तार डंपर ने मारा है? हाँ जी, तेज रफ्तार बिल्कुल जी। अच्छा। तो ये गाड़ी चलाने से पहले? नहीं, अब गाड़ी अभी चलाते, गाड़ी तो इन्होंने खड़ी कर रखी थी। हाँ, ये तो पैदल निकल रहे थे, इतने डंपर ने मार दिया। हैं जी, पैदल जा रहे थे तो डंपर ने टक्कर मार दी। हाँ जी, डंपर ने पीछे से इनको टक्कर मारी है। पुलिस मौके पहुंची है? हाँ जी, आ चुकी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद मनोज भाटी के परिजनों को जिला प्रशासन के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर शहीद मनोज भाटी के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार हुआ था, उस जगह पर शहीद की जब समाधि स्थल बनाना शुरू किया गया, तभी छज्जूपुर खादर गांव के सरपंच समेत कुछ लोगों ने विरोध स्वरूप काम को रुकवा दिया, जिसके बाद परिजनों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है और जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। हैरानी की बात तो ये है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नयनपाल रावत, विधायक राजेश नागर समेत तमाम आला अधिकारियों के सामने शहीद को मुखाग्नि दी गई थी और ये तय किया गया था कि जिस जगह पर शहीद को मुखाग्नि दी जा रही है, उसी जगह पर शहीद की प्रतिमा लगाकर उसको श्रद्धांजलि दी जाए। लेकिन गांव के पूर्व सरपंच मंजू बाला के पति के साथ पूर्व सरपंच वीरेंद्र साथी छज्जूपुर के कुछ लोगों के द्वारा समाधि स्थल के कार्य को रुकवा दिया जाना कहीं न कहीं जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान खड़े करते हैं। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं न कहीं ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए जो शहीद के नाम पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। धर्मवीर एक सरपंच शाजापुर से बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरे पास डीसी साहब जो है 10 तारीख को पहुँचे और हमसे पूछी गई सब लोगों से, गाँव वाले से, कि भाई इनकी जो है कहाँ दाह संस्कार किया जाए, तो हम लोग पार्क बताए भाई इसमें किया जाए, पंचायत जमीन हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हमारे तो जमुना पार यहाँ 12 फुट पार रहता हमेशा, इसमें की जाए। तो उन्होंने वही चिन्हित कर दी जमीन। त्रिलोक चंद हमारा एसडीएम साहब, डीसी साहब ये करके आए और दूसरे दिन 11 तारीख को वहाँ दाह संस्कार किया गया। तब तो कोई विवाद नहीं था, आज विवाद हो रहा है। 3-3 किला में फार्म हाउस बने पड़े उन लोगों के जो विवाद कर रहे हैं उनके पंच। एक तो है भगवान परिवार जो सरपंच है फिलहाल, तो घरवाली है सरपंच, एक वीरेंद्र भाटी जो एडवोकेट भी है, एक्स सरपंच भी है, ये कर रहे हैं परिवार दो अनौठी हैं सब। गांव में इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, जब अंतिम संस्कार हुआ था तो 50-60 हज़ार लोग थे। हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी जो सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, वो भी थे और नयनपाल भी थे, राजेश नागर भी था, मतलब डिप्टी कमिश्नर भी थे, सब थे। तो जब तो कोई बात हुई नहीं, मूलचंद शर्मा भी थे मंत्री जी, जब तो कोई बात हुई नहीं। उसके बाद परसों जब ये बनाने लगे, उन्होंने एप्लीकेशन थाने में दे के रुकवा दी। फज्जेपुर के लोग हैं, वैसे वो भी भाई एक ही परिवार है, एक ही गोती है। अब फौजी कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, ये हिंदुस्तान किया होता है और ज़िले का आज हमारे फरीदाबाद और पलवल का पूरे देश में अगर नाम किया है
तेज फौजी ने किया है, मनोज भाटी ने। तो ऐसे शहीद की रुकवानी, इससे मैं एक मैसेज जाता है उल्टा कि भाई ये कैसे लोग हैं कि जो शहीद की समाधि को रुकवा रहे हैं, ये बहुत गलत है। देखिए, हमारे मनोज भाटी जो 10 अगस्त को शहीद हुए थे, उनका पार्थिव शरीर लाया गया और प्रशासन की तरफ से गांव में शाहजहाँपुर में जो उनको ज़मीन के लिए ज़मीन दी गई, आज वहां पर उसके ऊपर विवाद खड़ा कर दिया है और उनकी जहां समाधि बननी चाहिए वो उसको रोका जा रहा है। उसके लिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी डीसी साहब को आदेश दिए थे उस वक्त, और डीसी साहब ने भी कहा था कि ये यहीं पर होगा, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अभी पता नहीं जब समाधि बनाना शुरू कर दिया तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन आ गया है फजीपुर गांव वालों के कुछ तरफ से। तो ये बिल्कुल शायद निंदनीय है, और ऐसी बातें यदि होंगी तो पूरे देश का क्या होगा। आज हरियाणा में जो भी 10वां जवान फौज के अंदर है वो हरियाणा का है, और जितने शहीद आप देखिएगा हर जगह पर उनकी समाधि बनी हुई है। खबरों में आप बात करेंगे टीचरों के ट्रांसफर की और छात्रों के गुस्से की। हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन पॉलिसी के तहत टीचरों की ट्रांसफर प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर पन्याड़ा खुर्द के बच्चों ने स्कूल के बाहर जाम लगा दिया और हरियाणा सरकार की इस पॉलिसी का कड़ा विरोध किया है। बच्चों ने बताया कि सालों से उन्हें वो टीचर पढ़ा रहे हैं और अब स्कूल में पहले से ही टीचर कम थे और अब ट्रांसफर होने के बाद टीचर और कम हो जाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल में छोटे बच्चों के लिए भी टीचर नहीं है, जो बड़ी क्लास के अध्यापक हैं वही छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। ऐसे में सभी की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का कहना है कि ये ठीक नहीं है। अब शिक्षकों का तबादला होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सही नहीं है। अब शिक्षकों के तबादले का सीधा नुकसान बच्चों को होगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके गांव के स्कूल में नियुक्त अध्यापकों का तबादला ना किया जाए। ये टोटल बिक जाएगी सारी। पिछले साल और इस साल में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? सर जी, पिछले साल तो पीओपी की ज़्यादा बिकती है, अब साल मिट्टी की ज़्यादा बिकेगी। अच्छा, मिट्टी तो बायोमेट्रिक किस तरीके से बताए जा रहे हैं जो आजकल आ रहे हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? क्योंकि हाँ, तो पानी में जैसे इस टाइप से होता है ना, बताते हैं। एक नैनी मूर्ति लिया से बोला, बताओ बताओ बताओ। दिखा देता हूँ। ये सर जी मिट्टी की है, ये देखिए मिट्टी की है। ये पानी में डालते ही बस गल जाएगी 10 मिनट में। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान नहीं, घर पे जैसे तबला बलाओ, तसला असला हो, पानी डाल दो उसमें, मूर्ति डाल दो, वापिस हो जाएगी, गल जाएगी। हाँ, सूजित घर पे ही कर सकते हो। कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक की? ये सर जी 260 रुपये से लगा के 3500 रुपये। 3500 रुपए तक लगभग कितने? क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल बाद जो है वो धूमधाम से लोग बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं पूरे तरीके से, तो कितना उत्साह दिख रहा है, लोग आ रहे हैं क्या? आ रहे कस्टमर तो आ रहे, 4-5 तो मूर्तियाँ बुकिंग हो चुकी है और कल परसों तो बस एंड हो जाएगी, मूर्ति सब बिकी जाएगी। 100 रुपए तक लगभग कितने? क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल बाद जो है वो धूमधाम से लोग बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं पूरे तरीके से, तो कितना उत्साह दिख रहा है, लोग आ रहे हैं क्या? आ रहे कस्टमर तो आ रहे, 4-5 तो मूर्तियाँ बुकिंग हो चुकी है और कल परसों तो बस एंड हो जाएगी, मूर्ति सब बिकी जाएगी। 100 रुपए तक लगभग कितने? क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल बाद जो है वो धूमधाम से लोग बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं पूरे तरीके से, तो कितना उत्साह दिख रहा है, लोग आ रहे हैं क्या? आ रहे कस्टमर तो आ रहे, 4-5 तो मूर्तियाँ बुकिंग हो चुकी है और कल परसों तो बस एंड हो जाएगी, मूर्ति सब बिकी जाएगी। 100 रुपए तक लगभग कितने? क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल बाद जो है वो धूमधाम से लोग बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं पूरे तरीके से, तो कितना उत्साह दिख रहा है, लोग आ रहे हैं क्या? आ रहे कस्टमर तो आ रहे, 4-5 तो मूर्तियाँ बुकिंग हो चुकी है और कल परसों तो बस एंड हो जाएगी, मूर्ति सब बिकी जाएगी। 100 रुपए तक लगभग कितने? क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल बाद जो है वो धूमधाम से लोग बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं पूरे तरीके से, तो कितना उत्साह दिख रहा है, लोग आ रहे हैं क्या? आ रहे कस्टमर तो आ रहे, 4-5 तो मूर्तियाँ बुकिंग हो चुकी है और कल परसों तो बस एंड हो जाएगी, मूर्ति सब बिकी जाएगी। 100 रुपए तक लगभग कितने? क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल बाद जो है वो धूमधाम से लोग बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं पूरे तरीके से, तो कितना उत्साह दिख रहा है, लोग आ रहे हैं क्या? आ रहे कस्टमर तो आ रहे, 4-5 तो मूर्तियाँ बुकिंग हो चुकी है और कल परसों तो
बस एंड हो जाएगी, मूर्ति सब बिकी जाएगी। 100 रुपये तक लगभग कितने, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल बाद जो है वो धूमधाम से लोग मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं पूरे तरीके से, तो कितना उत्साह दिख रहा है, लोग आ रहे हैं क्या? आ रहे कस्टमर तो आ रहे, 4-5 तो मूर्तियाँ बुकिंग हो चुकी है और कल परसों तो बस एंड हो जाएगी, मूर्ति सब बिकी जाएगी। 100 रुपये तक लगभग कितने। चलिए खबरों में बात करेंगे अब कांग्रेस में हो रही हलचल के बारे में। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने के लिए जबरन मजबूर किया है और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ देने में ही है। वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने बीजेपी से साठगांठ को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो शख्स यानी कि राहुल गांधी अपनी स्पीच खत्म होने के बाद भरी सदन में पीएम से गले मिले तो बताएं कि वे मिले हैं या मैं मिला हूं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाएं कि कहां से हैं और किस पार्टी से हैं। वो देखें कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता पता नहीं है। चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले अगर वे आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो नई पार्टी बनाने के बाद जरूरत पड़ने पर बीजेपी के साथ जाएंगे तो इसका जवाब देते हुए आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, खासकर जो लोग लिपिकिया काम के लिए बैठे हैं, जो जम्मू कश्मीर को जानते हैं, तो उन्हें पता है कि मैं बीजेपी के लिए एक भी वोट की अपील नहीं कर सकता हूं। वहीं आज़ाद पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इतने लंबे करियर के बाद पूरी तरह से जिस पार्टी को उन्हें बदनाम करने का काम सौंपा गया है, इससे खुद को वे नीचे कर रहे हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में बीजेपी के संगठनात्मक कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दरअसल नड्डा त्रिपुरा से असम पहुंचे और पुनर्निर्मित पद्म भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी 8 राज्यों की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष मौजूद रहे। इससे पहले त्रिपुरा के खुमुलवांग में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर समाज की कल्पना जनजातीय समाज की कल्पना से जुड़ी हुई है। जनजातीय समाज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री ने देश की जनजातीय ताकत और गौरव को पहचाना है। देश पर जब जब कोई संकट आया है तो रक्षा करने के लिए जनजातीय समाज हमेशा आगे आया है। पहली बार भारत सरकार में जनजातीय समाज को बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीएमसी की जन विरोधी नीति, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, महिला अत्याचार के खिलाफ है। राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून के शासन की क्या स्थिति है, वहाँ एक महिला मुख्यमंत्री है और महिला तस्करी में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है, जो कि शर्मनाक है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।